वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज के जो दो टॉपिक्स हैं दीज आर वेरी टेक्निकल, तो बी वेरी अटेंटिव एंड बी वेरी केयरफुल इन लिसनिंग। ठीक है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आए मुझे बता दीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए, हमारा अब एक टॉपिक स्टार्ट होने लगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी तक हम एक अगर रीकैप अपने जो है वो एक उसका लें अपने अभी तक की स्टडी का, तो हमें हमारा जो रीकैप है उससे हमें क्या पता लगता है। वी कम टू नो दैट वी हैव स्टडीड अ फ्यू थिंग्स विच आर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी। देखिए, एक बात ये ज़हन में रखिए कि अभी तक हमने किसी भी एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस का जिक्र नहीं किया। अब यहाँ पर ये एक जो मैं बात कर रहा हूँ इसको बड़ा केयरफुली सुनिएगा कि अगर हम ट्रांसपोर्ट विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में सेल को किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं करना पड़ता था। ठीक है, इनके लिए इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट था वो अगर आपको याद हो तो वो था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, ऑस्मोसिस भी हो जाती है, डिफ्यूजन भी हो जाती है। तो जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो तो इसका और इसमें क्या है कि हायर टू लोअर है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इन दोनों मूवमेंट में। इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है बेटा कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उस पर कोई भी एनर्जी जो है वो आपको यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एक और कॉन्सेप्ट हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा और वो था वाटर पोटेंशियल। ठीक है, कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अमाउंट वगैरह सारी कितनी है। फिर वाटर पोटेंशियल के रेफरेंस से हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। इसमें हमने कहा था कि जहाँ वाटर पोटेंशियल कम है वहाँ सॉल्यूशन में हाइपरटोनिसिटी, और जहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ सॉल्यूशन में हाइपोटोनिसिटी है। ये सारी टर्म्स हमने डिस्कस कर ली थी। लेकिन अब आइए अगली बात के ऊपर, जहाँ से हमने आज का टॉपिक जो है वो अब टेक्निकली स्टार्ट करना है। समटाइम्स द सेल मेम्ब्रेन moves the substances। बेटा मैंने स्क्रीन ही नहीं शेयर किया, आप लोगों ने याद भी नहीं दिलाया जी। ये स्क्रीन जी, ये मैं लिख रहा था अभी तक, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, और उसके बाद जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर टू लोअर, वाटर पोटेंशियल, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सारी टर्म्स मैं अभी तक डिस्कस कर चुका हूँ। समटाइम द सेल मेम्ब्रेन मूव्स द सब्सटेंसेस फ्रॉम a lower concentration from a lower concentration to higher concentration। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है जो कि हमने अभी तक ये पढ़ा है कि कोई भी सब्सटेंस ऐसा होता है जो कि हायर टू लोअर मूव करता है। लेकिन सम टाइम सेल मेम्ब्रेन को ये काम करने की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी सेल की सेल मेम्ब्रेन को ये जो है वो एक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है कि वो किसी भी कंपाउंड को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे। ऐसी सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसी सूरत में यू विल हैव टू स्पेंड सम एनर्जी, यू विल हैव टू स्पेंड सम एनर्जी। अब यानी आपने अगर ऑलरेडी आपके पास, जैसे हम अभी तक हम जो है वो एक सिचुएशन बनाते आए हैं उस तरह की सिचुएशन ही बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज चैम्बर ए एंड दिस इज चैम्बर बी। ये हेयर यू हैव सम मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, फॉर एग्जांपल दीज आर सोडियम आयंस। ठीक है, और चैम्बर बी में भी सोडियम आयंस कुछ हैं। लेकिन आपको यहाँ वाज़ेह तौर पर एक बात क्लियर नज़र आएगी कि जो कंसंट्रेशन है वो इधर हायर है और चैम्बर बी में कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस जो हैं वो लोअर हैं। उसके बावजूद ये मेम्ब्रेन क्या करती है? दिस मेम्ब्रेन स्पेंड्स दी एटीपी, एनर्जी स्पेंड करती है और इन कंपाउंड्स को इधर लेकर आ जाती है। बेटा एनर्जी क्यों स्पेंड करनी पड़ेगी? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी ऑलरेडी कुछ जो हैं वो यूं कह लीजिए कि ऑलरेडी जो है वो उसी तरह के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इसको यूं ही कह लीजिए फॉर एग्जांपल कि सोडियम जितने भी हैं उन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब जब जितने भी सोडियम है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑलरेडी अगर सोडियम अंदर मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, और आप मजीद पॉजिटिव चार्ज अंदर लाने की कोशिश करते हैं, तो पहली बात तो ये है कि ये बगैर एनर्जी के आएगा ही नहीं। ये एनर्जी के बगैर आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही अंदर पॉजिटिव चार्ज की फोर्स इतनी ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि जो सोडियम होगा उसको सेल को एनर्जी स्पेंड करके यानी ज़बरदस्ती अंदर धकेलना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज pushing the substance
फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। बेटा इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? इस ट्रांसपोर्ट को हम नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा सिर्फ वहीं होनी है जहां आपने किसी भी कंपाउंड को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिर्फ वहां होनी है, ठीक है। ये बात अपने जहनों में रख लीजिए। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त टॉपिक है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ ऐसे फिनोमिना समझने हैं कि जिनमें हमारी बॉडी में अक्सर जगहों पर ये वाले जो ट्रांसपोर्ट है ये हो रही होती है। तो पहले आते हैं प्रॉपर डेफिनेशन पे। The process in which energy is used to move the particles against the concentration gradient from a region of lower concentration to a region of higher concentration. This process requires energy. This process requires energy. Why? अब देखिए ये बड़ा मजे का पॉइंट लिखा हुआ है। Because as the region where the substances are transported already have the higher concentration. उस कंपाउंड की हायर कंसंट्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल अब आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, ए चैम्बर, मेम्ब्रेन, बी चैम्बर। यहाँ नेगेटिव आयंस मौजूद हैं थोड़े से, और यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव आयंस हैं। अब क्या होगा? अब अगर आपने इन नेगेटिव आयंस को इधर मूव करवाना है तो इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, ठीक है, ये रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ एनर्जी यूज़ कर लेते हैं तो हम एनर्जी यूज़ करते हुए इस कंपाउंड को बी में लेकर आ सकते हैं। हालांकि ये जो मूवमेंट बनेगी ये कौन सी बनेगी? ये लोअर टू हायर बनेगी, लोअर टू हायर बनेगी ये। लेकिन उसके बावजूद आप ये लेकर आ सकते हैं अगर आप एनर्जी स्पेंड कर ले तो। माइटोकॉन्ड्रिया से आप एनर्जी लेते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी लेने के बाद आप जो है वो ये देखिए ये सब, ये वाला ग्राफ। अब ये वाला ग्राफ पहले आपने पढ़ा था जिसमें ये जो एरो है ये नीचे की तरफ था, तो उसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही थी। जैसे आपने कहा कि अगर यहाँ डिफ्यूजन हो रही हो तो यहाँ कोई भी एनर्जी यूज नहीं होगी। अगर डिफ्यूजन हो रही हो तो यहाँ कोई भी एनर्जी यूज नहीं होगी। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए ये रीजन है लोअर कंसंट्रेशन का और ये रीजन है हायर कंसंट्रेशन का। अब आपने जब लोअर से हायर रीजन की तरफ मूव करना है तो हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स एनर्जी। अब आप जो है वो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन डिफ्यूजन में ये देखिए उन्होंने खुद ही मेंशन किया हुआ है, डिफ्यूजन में आपको किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हायर टू लोअर मूव कर रहा है। तो डिफ्यूजन में किसी भी किस्म की एनर्जी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे ही है बेटा कि आप जो है वो किसी एक नीचे एक जगह पर आप नीचे खड़े हुए हैं और आपने पानी को ऊपर लेकर जाना है। जब आपने पानी को नीचे से ऊपर लेकर आना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है बेटा? फोर्स लगती है एनर्जी। कौन किस चीज की फोर्स यूज करते हैं हम? न्यूटन। बेटा वो हम यूज करते हैं हाँ जी, मोटर्स यूज करते हैं, ठीक है। हम वहाँ पर जो है वो मोटर्स यूज़ करते हैं और मोटर्स यूज़ करके हम जो है वो पानी को ऊपर लेकर जाते हैं। इसी तरीके से लिफ्टर्स होते हैं, आपने कभी लेंटर डलते देखा हो तो वो नीचे से ऊपर लेकर आते हैं मुख्तलिफ, जैसे अपना सीमेंट वगैरह को और इस तरह की चीज़ों को। वो क्या करते हैं, वो एक मोटर चलाते हैं और जो एलिवेटर होता है उसके ज़रिए उसको ऊपर लेके आते हैं। अब ये जो है वो जो ये जो सिचुएशन है या ये जो डिमांड है, इसमें आपने क्या किया है? आपने एंटी ग्रेविटी मूव की है। ग्रेविटी में आपकी कोई एनर्जी लगेगी? अगर आपने अलोंग द ग्रेविटी मूव करना है, आपने ग्रेविटी को काउंटर नहीं करना, तो आपकी एनर्जी लगेगी? नो सर। अब देखें ना, नो सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें ना, आप क्या करते हैं, आपके पास एक पानी का ग्लास है, ठीक है, आप ऐसे करके पानी उछालते हैं। दूसरा केस कर लें, आप पानी का ग्लास है, आप उसको सिर्फ क्या करते हैं, उसका रुख चेंज करते हैं तो पानी नीचे गिर जाता है। अब अगर आपने ऊपर उछालना था तो आपने क्या किया, आपने अपने बाजू की अच्छी खासी एनर्जी यूज की और उसको एंटी ग्रेविटी मूव किया, ठीक है। और जब आपने उसको नीचे गिराना था तो फिर आपके बाजू की कोई एनर्जी नहीं लगी, बल्कि हल्का सा आपने ग्लास को टिल्ट किया और पानी गिर गया। यही सिचुएशन है कि जब आपने एंटी ग्रेविटी, अब इसी तरीके से मैं अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जिसका ताल्लुक हमारे सब्जेक्ट से नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको बताता हूँ। बेटा जब रॉकेट्स ने आउट ऑफ द स्पेस जाना होता है तो उनको एंटी ग्रेविटी मूव करना पड़ता है। एंटी ग्रेविटी मूव करते हैं उस टाइम पर जो वो फोर्स लगाते हैं उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी जब तक जो है वो रॉकेट की ग्रेविटेशनल पुल से एक्स्ट्रा नहीं होती तब तक रॉकेट ज़मीन से बाहर नहीं जा सकता। एस्केप वेलोसिटी मस्ट बी हाईएस्ट।
तो अब क्या होता है, इसी तरीके से जब आपने किसी एक जगह को काउंटर करना हो तो फिर आप क्या करते हो, आप एनर्जी यूज करते हो। बिल्कुल ऐसे ही एक जगह के कंसंट्रेशन को आपने काउंटर करना है। आपने ये जो पीछे डायग्राम बनाई है, आपने ए जो है इसमें कंपाउंड्स पहुंचाने हैं, बी से आपने ए में पहुंचाने हैं, ठीक है। अब बी से जब आपने ए में पहुंचाने हैं तो फिर उसके लिए आपको यहाँ का जो ग्रेडियंट है या यहाँ की जो कंसंट्रेशन है उसको काउंटर करना पड़ेगा, और वो काउंटर आप किसके जरिए करेंगे, एटीपी यानी एनर्जी के जरिए करेंगे। तो ये बहुत से सेल्स करते हैं और ये बहुत जगहों पर होता है। जैसे एक मिसाल देता हूँ आपको, दो दो एग्जाम्पल्स हमने पढ़नी है, लेकिन उसके अलावा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। बेटा ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स, ये 24 आवर्स या 24 आवर्स जो हैं उनके जितने सेकंड्स होते हैं, न्यूरॉन्स हर वक्त एटीपी यूज़ कर रहे होते हैं। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फिनोमिना है, ये न्यूरॉन्स जो हमारे नर्वस सिस्टम के होते हैं ये हर वक्त कर रहे होते हैं। तो इससे क्या नतीजा निकलता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होती है। अब आते हैं कुछ और एग्जांपल्स के ऊपर कि कहाँ कहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और हमें जो है वो मिल सकती है। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रा यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स मौजूद हैं। एक है हमारी इंटेस्टाइन की, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये जो है ये आपके सामने, जाहिर सी बात है इससे आप पुराने वाकिफ़ हैं, रूट हेयर सेल, ठीक है। अब गौर कीजिए कि इंटेस्टाइन जो है उसका जो फिनोमिना होगा वो क्या होगा। बेटा ये है स्टमक, उसके नीचे स्टार्ट होती है इंटेस्टाइन, उसके नीचे इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, ठीक है। अब इस इंटेस्टाइन, ये उस इंटेस्टाइन का एक पोर्शन है। इस इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, अगर आप इंटेस्टाइन को थोड़ा सा ओपन करें ना, अगर आप इंटेस्टाइन को थोड़ा सा ओपन करें तो आपको पता ये लगता है कि जो इंटेस्टाइन है वो स्मूथ नहीं है अंदर से, बल्कि उसके अंदर इस तरह से सर कुछ प्रोजेक्शंस है। जी बेटे, सर आर दी कॉल्ड विली। विलाय, ये विलाय है, ठीक है। ये जो सब्सटेंसेस हैं बेसिकली, ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर्स हैं, ये दे आर इंक्रीजिंग एरिया फॉर एक्सचेंज, एरिया फॉर एक्सचेंज, ठीक है। ये जो एक्सचेंज एरिया है वो इंक्रीज कर रहे हैं। इनमें क्या होता है, इनमें सेल्स होते हैं। ये एक जो है वो विलस के सेल्स हैं, यानी अगर आप यहाँ पर देखें कि ये एक माइक्रोविलाय है, ये एक विलाय है, जितने मैंने यहाँ पर ये किए हैं ना, ये एक विलाय है। और उस एक विलाय में आगे जो है वो मज़ीद कुछ छोटे छोटे जो है वो प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको आप कहते हैं माइक्रोविलाय। अब आप जब यहाँ पर गौर करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो माइक्रोविलाय होते हैं ना, इनमें वाटर तो मूव हो जाता है डिफ्यूजन के ज़रिए या ऑस्मोसिस के ज़रिए। ज़ाहिर है वाटर के लिए तो आप ऑस्मोसिस का वर्ड यूज़ करते हैं, वाटर ऑस्मोसिस के ज़रिए मूव कर जाता है और आपको पता है ऑस्मोसिस में कोई एनर्जी भी नहीं लगती। लेकिन अगर आपने ग्लूकोज को मूव करना है और अगर आपने अमाइनो एसिड्स को मूव करना है अपनी इंटेस्टाइन से ब्लड में, अब देखिए जो सब्सटेंस यहाँ से गुजर के आगे चला जाएगा ना, वो हमारे ब्लड में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ग्लूकोज को मूव करना है या अमाइनो एसिड को मूव करना है तो उसके लिए आपको यहाँ क्या स्पेंड करनी पड़ती है, एनर्जी, यानी आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो सेल होते हैं ये वाले, इनमें ऑलरेडी ग्लूकोज भी होता है और इनमें ऑलरेडी अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। लिहाजा जो सेल्स होते हैं इनको एनर्जी स्पेंड करके ग्लूकोज की इनटेक करनी पड़ती है ताकि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड ज़ाया ना हो। देखिए ग्लूकोज और अमाइनो, आपने खाना खाया, इतनी एनर्जी आपने स्पेंड की चबाने में, उसके बाद आपको इतनी देर लगी कि आपने जो है वो उस फूड को डाइजेस्ट किया, उसके बाद अब आप इस फूड को ज़ाया नहीं जाने दे सकते, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर एनर्जी स्पेंड करते हैं और एनर्जी स्पेंड करके ये सारा फूड कहाँ लेकर आते हैं, अपने ब्लड में। तो ह्यूमन में जो एग्जाम्पल है इसकी वो इंटेस्टाइन है। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो मुस्तकिल एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। दूसरी एग्जाम्पल है यहाँ पर रूट हेयर सेल। अब ये रूट हेयर सेल जो है बेटा, इनमें आपको पता है कि जो वाटर है, वाटर वो तो ऑस्मोसिस के ज़रिए जाएगा, कोई भी दूसरी राय यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ऑस्मोसिस में कोई भी वो नहीं यूज़ होनी एनर्जी। उसके अलावा जो सॉइल से मिनरल्स जाने होते हैं ना, मिनरल्स, मिनरल्स के दो केसेस होते हैं। मिनरल्स जो हैं वो डिफ्यूजन के ज़रिए भी जा सकते हैं, लेकिन मिनरल्स जो हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। बेटा मुझे इस बात का जवाब दें कि अगर मिनरल्स डिफ्यूजन के ज़रिए जा सकते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्या ज़रूरत है?
सर ताकि वो ब्रेक डाउन हो जाए। मतलब ये है कि एक डिफ्यूजन से फ़र्ज़ करें कि कुछ मिनरल्स जो हैं वो डिफ्यूजन के ज़रिए अंदर चले गए, ठीक है, यहाँ से अंदर आ गए, इन सेल्स में मिनरल्स मौजूद हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि और ज़्यादा मिनरल्स चाहिए, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको एनर्जी यूज़ करके और ज़्यादा मिनरल सेल के अंदर लेकर आने होंगे। क्यों? क्योंकि अगर सेल में बेशक मौजूद है लेकिन और चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम और ज़्यादा वो लेकर आते हैं ये मिनरल्स और ज़्यादा। जी, सर मेरा नेट चला गया था, कैन यू रिपीट? मैं बता देता हूँ कि ये जो मिनरल्स है ना, बेसिकली ये मिनरल्स ऑलरेडी सेल्स में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर ये सेल्स में ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं, तो आपने अब बाहर से और लेके आने अंदर, भाई पहले ही सेल में ज़्यादा है, अब तुम और अंदर लेकर आ रहे हो, तो उसका जो है वो ये है कि फिर इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास पहले से सेल में ना होते और तुम्हें चाहिए होते, तो फिर तो तुम इस्तेमाल कर लेते प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आराम से मिनरल्स अंदर ट्रैवल कर जाते। लेकिन अगर नहीं और अंदर पहले से मौजूद है, मज़ीद चाहिए, तो फिर आपको जो है वो एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, और एनर्जी स्पेंड करके फिर आप जो है वो ये फिनोमिना कैरी आउट करते हैं, इन कंपाउंड्स को अंदर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर अब आपके पास 3 तरह की जो है वो मूवमेंट अक्रॉस द सेल हो गई। ये देखिए आपका जो ये है ना, ये जो चैप्टर है, इसका जो टाइटल है, अगर आप में से किसी को याद हो बेटा, तो इस चैप्टर का टाइटल है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। मूवमेंट ऑफ यस सर। सब्सटेंस। जी, और ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस जो है, ये आपने 3 फिनोमिना आप पढ़ लिए, ठीक है। नंबर 1 डिफ्यूजन, जो गैसेस की है, जो लिविंग सेल्स में ज़्यादातर गैसेस की होती है। नंबर 2 ऑस्मोसिस, जो लिविंग सेल्स में सिर्फ और सिर्फ वाटर की होती है, ठीक है। गैसेस एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। उसके बाद ऑस्मोसिस विच इज़ रिलेटेड टू ओनली वाटर। और तीसरी टाइप जो है उसमें आपके पास आ जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपने एनर्जी यूज़ करनी है, और ये जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट इसका रुख होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से ऑपोजिट रुख होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो बेसिकली वो क्या है, वो मिनरल्स वगैरह के लिए होती है, मिनरल्स के लिए और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी हो सकती है। जैसे आपने वो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स पढ़े, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके ज़रिए भी जो है वो हो सकती है। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके। सो यहाँ पे आने के बाद अब हम जो है वो एक और चीज़ समझेंगे कि एक क्वेश्चन जनरेट करते हैं, आर द मूवमेंट्स और फिनोमिना ऑफ मूवमेंट्स, जैसे डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, इनफ फॉर ट्रांसपोर्ट? क्या ये मूवमेंट्स इनफ हैं ट्रांसपोर्ट के लिए? अब ये सोचने की बात है कि क्या अगर ये मूवमेंट पॉसिबल होगी, फॉर एग्जांपल आपने ग्रेडियंट जनरेट कर लिया। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि मूवमेंट के लिए ख़ास तौर पर जो मूवमेंट जिनमें एनर्जी यूज़ नहीं होती। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ यहाँ पे, उसके बाद ये इस सवाल पे दोबारा आते हैं। बेटा ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, ये तो है कि जिसमें आपने एटीपी यूज़ करनी है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ऑपोजिट वर्ड कौन सा होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। यानी जिनमें एनर्जी यूज़ होगी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिनमें एनर्जी नहीं यूज़ होगी वो पैसिव ट्रांसपोर्ट। और आपको पता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारी बॉडीज़ में कौन कौन से फिनोमिना है जिनमें एनर्जी नहीं यूज़ होती, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हैं, तो इनको कलेक्टिवली आप कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब आते हैं वापस इस बात के ऊपर। बेटा देखिए हमने कहा कि मूवमेंट्स ख़ास तौर पे जो पैसिव मूवमेंट्स हैं, यानी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है, उसमें आपको ग्रेडियंट चाहिए। अच्छा, जिनमें जो एक्टिव मूवमेंट्स है, एक्टिव मूवमेंट्स, उसमें आपको ग्रेडियंट नहीं चाहिए, उसमें आपको एनर्जी चाहिए। लेकिन क्या उसके अलावा भी कोई कंडीशन ऐसी है कि जो मूवमेंट को एफिशिएंट बना सकती है? क्या उसके अलावा भी कोई ऐसी शर्त है किसी भी कंपाउंड को मूव करने की? जी बेटा, वो है। वो कौन सी शर्त है जो मूवमेंट के में एक और, मतलब मूवमेंट के रास्ते में एक और बैरियर है? मूवमेंट के रास्ते में एक और बैरियर है बेटा, वो कौन सी शर्त है? वो है सरफेस एरिया।
जी बेटा, सरफेस एरिया क्या है? So the surface of an object. Sir, the area available for exchange. शाबाश, द एरिया अवेलेबल फॉर एक्सचेंज। ओके, आप एक हिली एरिया में कोई चीज़ उगाते हैं, फॉर एग्जांपल ये चलगोजे होते हैं ना, ज़्यादातर ये हिली एरियाज में होते हैं, बहुत ऊपर, हुंजा के से भी ऊपर, हुंजा के इलाकों में कहीं आखिर में उस तरफ। अब और उसके बाद इंडिया में, उसके आगे इंडिया में। अब ये है कि आप कहते हो, फर्ज कर लें आपके पास ट्रैवल सोर्स कोई नहीं है, आपके पास ट्रैवल सोर्स, चलें इसको एक और अंदाज से कह लेते हैं, ट्रैवल सोर्स तो है, ट्रैवल एरिया नहीं है। ट्रैवल सोर्स कौन सा है? ट्रैवल सोर्स आपके पास है कार, फर्ज कर लिया, ठीक है। आपके पास ट्रैवल एरिया नहीं है, तो रोड्स नहीं हैं प्रॉपरली आप जिन पे जो है वो लेकर जाएं। तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में आप पैदल लेकर निकल पड़ेंगे, चलो यार वहां तक अपना सामान तो पहुंचाए। अब दो में से एक काम होगा, या वो सामान खराब हो जाएगा, या उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, या वो ले जाने वाला बंदा दरमियान में फारिग हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? अगर आप किसी दूसरे इलाके में, दूर दराज इलाके में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज़, और आपके पास ट्रैवल एरिया नहीं है, और एक बंदा पैदल लेकर चल पड़ता है, पता लगता है कि कुछ देर बाद या सामान ख़राब हो जाता है, या वो बंदा फारिग हो जाता है, या फिर उनकी डिमांड ही ख़त्म हो जाती है जिनको वो चीज़ चाहिए थी। इसका मतलब है एरिया बहुत ज़रूरी है बेटा, एरिया जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज का एरिया हो, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट ना हो। ठीक है, अब इसको ज़रा समझिएगा इस बात को। बेटा, सेल का जो ट्रांसफ़र एरिया होता है ना, सेल का जो ट्रांसपोर्ट एरिया होता है वो उसकी मेम्ब्रेन होती है। सेल का ट्रांसफ़र एरिया उसकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि रूट हेयर सेल का, मैंने आपको एक दफ़ा बताया था, रूट हेयर सेल इंक्रीजेज, एक और अंदाज में बात करते हैं, रूट हेयर सेल की तरफ बाद में आते हैं। मैंने आपको कहा अभी कि ट्रांसपोर्ट के लिए एरिया चाहिए। हमारे सेल में वो कौन सी ऐसी चीज है जो ट्रांसपोर्ट करती है अक्रॉस द सेल? सॉरी Sir, वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो हमारे सेल के क्रॉस में ट्रांसपोर्ट करता है? cytoplasm. हाँ बेटा, ये बाकी बच्चे भी माइक ऑन करके कुछ ट्राई कर लें। सर जो पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है। सेल के क्रॉस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा ऑर्गेनल यूज होता है? सर Cell ब्लड सेल। membrane. सेल मेम्ब्रेन। सेल में इसका मतलब ये है कि अगर आपने सेल के अंदर कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है सेल के क्रॉस में, तो आपके पास सेल मेम्ब्रेन भरपूर होनी चाहिए, ताकि जो ट्रैवल एरिया है, जो एक्सचेंज एरिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैंने आपको अभी क्या कहा? मैंने आपको कहा एरिया अवेलेबल फॉर एक्सचेंज, अगर ये अच्छा है तो आपका सरफेस एरिया अच्छा होगा। और हमारे सेल्स में जो एरिया अवेलेबल फॉर एक्सचेंज है वो क्या चीज़ होती है? वो सेल मेम्ब्रेन होती मेम्ब्रेन है। सर। अब मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि रूट हेयर सेल की इस तरह की शेप क्यों होती है? To increase the surface area and increase absorption. एब्जॉर्प्शन। अगर सरफेस एरिया और एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है इस सेल में सेल मेम्ब्रेन को इंक्रीज किया जा रहा है। बेटा, सेल मेम्ब्रेन को आप छोटे छोटे हिस्सों में इंक्रीज जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा एक्सचेंज पॉसिबल होगा। फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पर जो है वो आपको एक और जो है वो चीज़ दिखाता हूँ। आप ज़रा गौर कीजिए इस सेल के ऊपर जो इंटेस्टाइन में, ये देखिए, इसमें सेल मेम्ब्रेन की आगे प्रोजेक्शंस हुई हुई हैं। सेल मेम्ब्रेन आगे, ये देखिए, ये है सेल, और ये जो आपको आगे छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रही है, बेटा ये भी सेल मेम्ब्रेन है। अब इससे क्या पता लगता है? आपने सेल मेम्ब्रेन को छोटे छोटे हिस्सों में इंक्रीज कर दिया है ताकि एक्सचेंज एरिया या सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा हो।
तमाम ऑर्गेनिजम्स में एक्सचेंज एरिया या सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए सेल मेम्ब्रेन को यूज किया जाता है, और जिस जगह पर सेल मेम्ब्रेन अवेलेबल ना हो वहां सरफेस एरिया बहुत कम होता है, वहां पर सरफेस एरिया बहुत कम होता है। ठीक है, यानी वहां एरिया अवेलेबल फॉर एक्सचेंज बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल, अब आते हैं इन सेल्स पे। ये सेल्स जरा गौर करें इन सेल्स के ऊपर। ये जो सेल है, इसमें ये जो लॉन्ग प्रोट्रूजन है, ये जो लेंथ है बेटा, ये ज्यादातर सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल है। ये ज्यादातर सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी सब्सटेंस अंदर आएगा, जो भी सब्सटेंस अंदर आएगा वो इसके जरिए आएगा, सेल मेम्ब्रेन के जरिए। ये देखिए, ये इन्होंने इंटेस्टाइन का सेल दिखाया हुआ। इंटेस्टाइन का सेल दिखाने के लिए भी गौर कीजिए इसके ऊपर, जो माइक्रोविलाए हैं या जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो हम अभी देख कर आए हैं, वो क्यों है? वो सिर्फ और सिर्फ इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक्सचेंज किए जा सकें। ठीक है, इसी तरह का से ये रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल में भी ख़ास तौर पर इसको इसलिए इस तरह पतला सा बनाया जाता है ताकि एरिया जो एक्सचेंज के लिए अवेलेबल हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस वजह से आपको अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करना है तो आपको सेल मेम्ब्रेन इंक्रीज करनी पड़ेगी। एक और बात अब आपको बताता हूँ मैं, एक और प्रॉब्लम आता है, और वो क्या है? देखिए बेटा, एक चीज़ होती है सरफेस एरिया। अभी आप में से किसी ने कहा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का भी रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल है ये, एक सेल है ये, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये तमाम जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। दूसरा कंपैरेटिवली इसके सामने एक और सेल बनाते हैं। अब देखिए यहाँ इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में एक वाज़ेह फ़र्क है, और वो है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का, इन दोनों सेल्स में बहुत क्लियर फ़र्क है वॉल्यूम का। ये जो है इसका वॉल्यूम कम है, और जो ब्लू वाला है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम ये आएगा कि साइंटिस्ट एक सवाल को लेके हमेशा परेशान रहे हैं कि व्हाई द सेल्स आर स्मॉलर। सेल्स स्मॉल क्यों होते हैं? सबसे पहली बात यह है कि उसका वॉल्यूम कम क्यों होता है? कम वॉल्यूम वाले सेल क्यों प्रेफर किए जाते हैं? हमारी बॉडी में सेल इतने छोटे क्यों हैं? सेल माइक्रोस्कोपिक क्यों हैं? हमें आम आंख से क्यों नहीं नजर आते? बेटा देखिए, इसका वो एरिया जो न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक है वो स्मॉल है। इसका मतलब है एक्सचेंज जल्दी हो जाएगा या देर में होगा? ट्रेवल जल्दी हो जाएगा या देर में होगा? सर दोबारा रिपीट। मैं रिपीट करता हूं कि ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर, और न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक इसका डिस्टेंस जो है वो ये है, और इसका डिस्टेंस ये है। मुझे ये बताइए कि जो चीज़ ट्रेवल करेगी फ्रॉम न्यूक्लियस टू द सेल मेम्ब्रेन, उसको उसको ज़्यादा देर लगेगी किसमें, ब्लू वाले में या रेड वाले में? सर ब्लू में ज्यादा देर सर ब्लू वाले में ज्यादा ब्लू देर में ज़्यादा लगेगी। देर लगेगी। इसका मतलब है कि अगर आप किसी सेल का वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो उसके अंदर जो ट्रेवल है, जो ट्रांसपोर्ट है विद इन द सेल, वो स्लो हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल वुड गेट स्लोअर। एक तो ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है, यानी इसका मतलब ये होगा कि आप जो है वो उस सेल के अंदर जो उसका जो ट्रांसफ़र एरिया है वो आपने वो बढ़ा दिया है, तो वो स्लो हो गया। ठीक है, ट्रांसफ़र एरिया स्लो हो गया। तो इसका मतलब है अगर आप सेल को बहुत बड़ा बनाते हैं तो जो इमीडिएट ट्रांसपोर्ट चाहिए, बेटा ये बात आप लोगों को भी पता है कि सेल के क्रॉस में इमीडिएट ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है, वरना सेल डेड हो सकता है। ठीक है, तो इमीडिएट ट्रांसपोर्ट इम्पॉसिबल है अगर सेल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, सेल बहुत बड़ा हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक सेल है, ठीक है, आपके पास एक सेल है, और आप उस सेल का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं लेकिन सरफेस एरिया इंक्रीज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास जो है वो ये एक सेल है जिसमें ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और बाकी जो एरिया है इस सेल का
बाकी जो सेल का एरिया है वो क्या है, वो प्रोटीन का बना हुआ है, बस सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ है, इससे कोई एक्सचेंज नहीं होगा। अब क्या होगा बेटा, अब ये होगा कि ये जो बॉडी है इसमें से जो भी चीज एक्सचेंज होगी वो सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया से एक्सचेंज हो सकती है, उसके अलावा एक्सचेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि अगर आप साइज बढ़ा दें और सरफेस एरिया ना बढ़ाएं, सरफेस एरिया ना बढ़ाएं तब भी एक्सचेंज नहीं होगा। देखिए फर्ज कर ले, मैं आपको एक एक मिसाल और देता हूँ, इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं। आगे बस ये एक सेल है बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, लेकिन इसमें सरफेस एरिया सिर्फ इतना सा है, ठीक है, और आपके पास एक सेल है बड़ा सारा, और इसका ये यहां से लेकर यहां तक इसका सरफेस एरिया, और जो ऊपर वाला सेल है उसका सरफेस एरिया सिर्फ ये है। मुझे बताइए ज्यादा फास्ट ट्रांसफर किस में होगी, हालांकि ये छोटा है। सबसे तेज सर वो रूट हेयर सेल में। सबसे ज्यादा फास्ट ट्रांसपोर्ट और स्पेशली अक्रॉस द सेल जो है ये रूट हेयर सेल में होगी, क्योंकि एक तो ये सेल वैसे साइज में छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो सरफेस एरिया बहुत है इसका, इसमें सेल मेम्ब्रेन बहुत है, यहां पर बड़ी आराम से ट्रांसपोर्ट हो रही है, जबकि ये जो सेल है इसमें सरफेस एरिया सिर्फ यहां से लेकर यहां तक है। अब जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन होगी वो डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर सिर्फ डिफ्यूजन, सिर्फ ऑस्मोसिस और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट काफी नहीं है, बल्कि वो एरिया भी चाहिए जहां से गुजर के उन सब्सटेंसेस ने जाना है। अगर वो एरिया रिड्यूस कर दे नंबर वन, या सेल का साइज इंक्रीज कर दे नंबर टू, आप एरिया देखें, आप जो है वो सरफेस एरिया रिड्यूस कर दें, तब तो आपने अभी देख लिया कि सरफेस एरिया रिड्यूस करके क्या हुआ, इस सेल को देख लिया और इस सेल को देख लिया। अगर आप सेल का साइज, बेशक सरफेस एरिया बढ़ा दो, लेकिन सेल का साइज इंक्रीज कर देंगे तो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेगी। दोनों तरह की आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए। कितनी तरह की आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, गौर कीजिए। नंबर वन, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए अक्रॉस द सेल। इसका मतलब ये है कि अक्रॉस द सेल करने के लिए आपको जो है वो सेल मेम्ब्रेन चाहिए, ठीक है, सरफेस एरिया सेल मेम्ब्रेन का। और नंबर टू, आपको विद इन द सेल चाहिए, ठीक है। अब विद इन द सेल में जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए आप सेल साइज बहुत मैटर करता है, सिर्फ सरफेस एरिया मैटर नहीं करता, सेल का साइज बहुत मैटर करता है, ठीक है। जरा एक दफा इधर आइए। अच्छा, ये जो डायग्राम है ना आपके सामने, इसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस किया है, सरफेस एरिया पे। टाइम हमारा हो चुका है, बस मुझे 2 मिनट और दें। इस पे इन्होंने सिर्फ सरफेस एरिया पर फोकस किया है, और सरफेस एरिया पर फोकस जो किया है उस पर गौर कीजिएगा। बेटा ये एक सेल है आपके पास जिसकी साइड्स 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये तमाम साइड्स जो हैं ये एक्सचेंज कर रही हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, सेल ना कहिएगा इसको, इसको स्ट्रक्चर कहें। ये तमाम साइड्स एक्सचेंज कर रही हैं, ठीक है। इसका मतलब है इसमें क्या होगा, मैक्सिमम एक्सचेंज होगा, क्योंकि इसकी ऑल साइड्स आर एक्सचेंजिंग द मटेरियल। दूसरे पे आ जाएं, सेल बी पे। सेल बी की जो साइड्स हैं वो 2-2 सेंटीमीटर हैं, 1 और 1, सॉरी 2 और 2। ये एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर ये, और 1 सेंटीमीटर ये कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर की हो गई इसकी हाइट, और 2 सेंटीमीटर की, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, तो 2 सेंटीमीटर की इसकी हो गई विड्थ। इसमें जो अवेलेबल एरिया फॉर एक्सचेंज है उस पर गौर कीजिए। इसमें जो अवेलेबल एरिया है एक्सचेंज के लिए वो बड़ा ही कम है, वो सिर्फ इतना सा है, ये एरिया अवेलेबल फॉर एक्सचेंज है। अब इसमें होगी ट्रांसपोर्ट, इसमें दो साइड्स जो हैं वो कवर्ड हैं, दो साइड्स कवर्ड हैं और दो साइड से ट्रांसपोर्ट हो रही है, इधर से ट्रांसपोर्ट हो रही है, इधर से ट्रांसपोर्ट हो रही है, इधर से ट्रांसपोर्ट नहीं होनी, इधर से ट्रांसपोर्ट नहीं होनी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप साइड्स बढ़ा दें और सरफेस एरिया ना बढ़ाएं तो ट्रांसपोर्ट एकदम क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब आइए इसमें, बेटा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर की साइड हो गई, 3 सेंटीमीटर की ये साइड हो गई, 1 1 1, 3 सेंटीमीटर की ये साइड हो गई। इसमें देखिए कितनी साइड्स ब्लॉक हैं, शेडिड रीजन से ट्रांसपोर्ट होनी है सिर्फ, कितनी साइड्स ब्लॉक है, सर 5।
एक ये साइड ब्लॉक है, एक ये साइड ब्लॉक है, एक ये साइड ब्लॉक है। टोटल 4 साइड्स थी ना इसकी, आपने 3 साइड्स ब्लॉक कर दी। अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट कहां से हो रही है? इस जगह से। इसका मतलब है ये जो एरिया होगा इसमें लीस्ट ट्रांसपोर्ट होगी, लीस्ट ट्रांसपोर्ट होगी इसमें। ठीक है, तो Yes, इसका sir. मतलब ये बेटा ये क्लियर हुआ सबको? यस सर के सर जी सर. सेल का साइज बड़ा हुआ है पर सर जो एरिया फॉर एक्सचेंज है सर वो छोटा ही रह रहा है। वो छोटा रहा है। आखिरी थीम इसका यही है। तो इस वजह से सरफेस एरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ हो, ये बेहतरीन किस्म का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है। इधर से सब्सटेंस आने की कोशिश कर रहे हैं, आगे दरवाजा बंद है, सरफेस एरिया ही नहीं है। वो जो मटेरियल जिस चीज ने ट्रांसपोर्ट करना था क्रॉस द सेल वो अवेलेबल ही नहीं है। तो आप जितना मर्जी ग्रेडियंट बना ले कोई फायदा नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन तीनों चीजों से पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है वो सरफेस एरिया, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए। ठीक है बेटा, वर्कशीट आ रही है, तैयार पड़ी है। ठीक है, आप लोगों ने जो है वो मुझे ये करना ये होगा कि उसको आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके सॉल्व करके उसकी इमेजेस मुझे सेंड करेंगे। मैं आपको जो है वो बता दूंगा। वैसे आप लोगों को आइडिया होगा, बायोलॉजी के ग्रुप में आके ना, फाइल्स में आके अपने अपने नाम से आपने वो इमेजेस अपलोड कर देनी है। ठीक है, Yes, sir. ओके बेटा, चलो हाफिज़।